क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, इट सीम्स दैट द परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम आर स्मार्टर देन ब्रेवर। फिर से पढ़ देता हूं मैं आप लोगों के लिए। इट सीम्स दैट द परपेट्रेटर्स ऑफ द क्राइम आर स्मार्टर देन ब्रेव। ठीक है, अब यहां पर क्या बात हो रही है, यहां पे सबसे पहले तो ये देन है, इसका मतलब है कि ये कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, देखो इट सीम्स दैट, इट सीम्स का मतलब होता है ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। ठीक है, ये ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है, भाई ऐसा प्रतीत होता है कि द परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम, जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जो परपेट्रेटर है क्राइम के, जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जो क्रिमिनल्स, जो आदी होते हैं, क्राइम के जो आदी होते हैं, परपेट्रेटर्स होते हैं, वो क्या है, आर स्मार्टर देन ब्रेव। अब दोस्तों यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा है। जो दोनों जो चीजें हैं, जैसे ये स्मार्टर जो वर्ड है और ब्रेव जो वर्ड है, ये दोनों आपका क्या है, ये दोनों है क्वालिटी। क्या है, ये दोनों क्वालिटी है। स्मार्टनेस जो है वो भी आपका क्वालिटी है और ब्रेव जो है वो भी आपका क्वालिटी है। और क्वालिटी किसकी है, आप एक चीज और देखो, किसकी क्वालिटी है, ये परपेट्रेटर्स की क्वालिटी है। ठीक है, भागीदार लोग जो है, क्राइम के जो हिस्सेदार लोग होते हैं, वो लोग हमेशा कौन होते हैं, ये दोनों क्वालिटी इसकी है। ठीक है, नाउन की क्वालिटी है। अब आपको एक चीज मैं बताऊं कि जब भी हम लोग क्वालिटी की बात करें, याद रखना दोस्तों, जब भी हम लोग दो क्वालिटी को कंपेयर करें, सपोज हम लोग ये क्वालिटी 1 को आपने कंपेयर किया, बीच में आपने देन लगाया और उसके बाद जो है आपका क्वालिटी 2 की बात हो रही है। इस कंडीशन में, ऐसे किसी भी कंडीशन में दोस्तों जब आप कंपेयर कर रहे हो तो क्या आने वाला है, मोर हम लोग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, मोर यूज करेंगे, ER यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब ये जो स्मार्टर है तो ये R नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका, मोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, मोर स्मार्ट। ठीक है, मोर स्मार्ट देन ब्रेव, और ये हमेशा स्टार्टिंग में ही लगेगा। कैसे हो जाएगा, इट सीम्स दैट द परपेट्रेटर्स ऑफ द क्राइम आर मोर स्मार्ट देन ब्रेव। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को कि यहाँ पर ER नहीं आता है। कब ER नहीं होता, जब एक ही पर्सन की डबल टू क्वालिटीज को हम लोग कंपेयर करते हैं, उस कंडीशन में हम लोग ER नहीं लगाएंगे, मोर वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर बी नहीं, बी पार्ट देख लेते हैं। People were so angry with the incident that they did not allow the police entering the crime scene. ठीक, फिर से देखते हैं। People were so angry, लोग इतने गुस्से में थे, इतने गुस्से में थे with the incident, किससे गुस्से में थे, with the incident, उस हादसे से। वो जो हादसा हुआ उससे क्या था कि people इतने ज्यादा गुस्से में थे कि that they did not allow। ठीक है, they did not allow, यहां तक तो ठीक है, they did not allow, यहां तक तो ठीक है, they did not allow the पुलिस को भी अलाउ नहीं किया entering the crime scene। दोस्तों ये जो क्राइम सीन है, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्राइम सीन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो एंटरिंग वर्ड है और ये जो अलो है, इन दोनों का रिलेशन है। देखो क्या रिलेशन है आपका, कभी भी याद रखना, जैसे ये अलो वर्ड आ गया, ठीक है ना, ये अलो वर्ड आ गया, इसके बाद वर्ब के साथ ING हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, मतलब अलो के साथ एंटरिंग हो सकता है। ठीक है, कब हो सकता है, देखो वर्ब के साथ ING कब हो सकता है, मैं आपको बताऊं, जब आपका ऑब्जेक्ट एब्सेंट है, मतलब आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नॉट प्रेजेंट, उस कंडीशन में हम लोग वर्ब के साथ ING लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सपोज ये सही कब होता हमारा, अगर मैं लिखता कि पीपल वर सो एंग्री विद द इंसिडेंट दैट दे डिड नॉट अलाउ द पुलिस एंटरिंग इन द प्रीमाइस। क्या होता, एंटरिंग इन द या फिर होता एट द
क्राइम सीन, एट द क्राइम सीन। अगर ऐसा होता, ये एट लग जाता, ठीक है, एट वर्ड अगर आपका लग जाता, इसका मतलब है कि ये हमारा जो है फिर ऑब्जेक्ट नहीं रहा भाई। एट द क्राइम सीन का मतलब होता है कि आपका फिर वो एक्स्ट्रा चीजें आ जाएगी। यहाँ पे एंटरिंग द क्राइम सीन होता, या फिर होता कि एंटरिंग विदाउट परमिशन, कुछ ऐसा वर्ड होता। ऑब्जेक्ट के अलावा कोई भी अदर वर्ड्स अगर आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट के अलावा जो है कोई भी अदर वर्ड हो जाता, या तो क्राइम सीन पे या हो जाता कि डिड नॉट अलाउ द पुलिस एंटरिंग एट वंस। सपोज ये आपका एट वंस अगर आ जाता, मान लो कोई दूसरा वर्ड आ जाता अगर, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता, हमारा जो आईएनजी वाला है वो करेक्ट रहता। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको? देखो सीधा सीधा मैंने लिखा हुआ है कि अलाउ जो है उसके साथ वर्ब में आईएनजी कब लगेगा, किस कंडीशन में लगेगा, जब ऑब्जेक्ट एब्सेंट है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। दूसरी हमारी कंडीशन क्या है कि अलाउ जो है, अलाउ है उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, अलाउ वर्ब का टू प्लस है ना, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है किस कंडीशन में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट। जब आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उस कंडीशन में हम लोग टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब एरर क्या निकल के आ रही है हमारी, अलाउ द पुलिस टू एंटर, हमारा सही हो जाएगा, टू एंटर होगा, टू एंटरिंग नहीं होगा। मतलब हमारा बी वाला जो है ये भी हमारा रॉन्ग हुआ, ठीक है, इनकरेक्ट है, और यहाँ पर भी इनकरेक्ट है, स्मार्टर मोर स्मार्ट होगा। ठीक है, सी वाला हम लोग देख लेते हैं। इट इज अ प्रूवन फैक्ट, ये बिल्कुल एक मानी हुई बात है, एक सच्ची बात है। नाउ दैट, अब, ठीक है, दैट डोमेस्टिक डिमांड इज, नाउ डोमेस्टिक डिमांड इज द की फैक्टर फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ फॉर एनी कंट्री। ठीक है, क्या हो रहा है, इट इज अ प्रूवन फैक्ट, ये बात बिल्कुल मानी हुई है, इट इज अ प्रूवन फैक्ट नाउ, ये जो बिल्कुल ये सच्चाई है, बिल्कुल साबित की हुई ये सच्चाई है कि जो डोमेस्टिक डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड दोस्तों ये आपका डोमेस्टिक डिमांड जो है ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, दोनों वर्ड का एक सब्जेक्ट है। कैसी डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड जो है इज, तो देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके बाद क्या आने वाला है, सिंगुलर वर्ब ही आने वाला है। ठीक है, तो पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि ये एक सच्चाई है, बिल्कुल प्रूफ करी हुई सच्चाई है अब कि डोमेस्टिक जो डिमांड है वो क्या है, एक की फैक्टर है, एक मेन केंद्र बिंदु है, मुख्य चीज है फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब होता है एकदम कैलकुलेटेड वेल प्लान्ड ग्रोथ, बिल्कुल जिसमें सभी लोगों का को ध्यान में रखते हुए जो ग्रोथ का प्लानिंग होता है उसको सस्टेनेबल ग्रोथ बोलते हैं। मतलब इस तरह की ग्रोथ जिसमें अभी भी हमारा जो आज की जनरेशन है उसकी भी पूरी पूर्ति हो, और उसके साथ साथ जो आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी जो चीजें हैं वो बच के रहे और उसको हम लोग संभाल के रखें। इस तरह की जो ग्रोथ है उसको क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ। जो लॉन्ग लास्टिंग ग्रोथ, जो लंबे समय तक जो ग्रोथ चलती रहे उसको कहा जाता है सस्टेनेबल ग्रोथ फॉर एनी कंट्री। तो क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि ये एक बहुत ही प्रूफ करी हुई सच्चाई है अब कि जो डोमेस्टिक डिमांड है, मतलब घरेलू जो डिमांड है, ठीक है, घरेलू चीजों की जो डिमांड है वो ही सबसे मेन फैक्टर होता है सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। मतलब हमारे यहाँ खुद हमारे देश में अंदर ही अंदर अगर कंजप्शन हो रहा है तो उससे जो है ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग निकल के आ रहा है। अब आप देखो तो स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। इट इज, ठीक है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्रूवन फैक्ट, एकदम फैक्ट है। नाउ, अब है कि क्या है, डोमेस्टिक डिमांड, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद दोस्तों सिंगुलर वर्ब आने वाला, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इज द की फैक्टर, मुख्य आपका एक फैक्टर है, कारण है, रीजन है फॉर, के लिए, किसके लिए, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। ठीक है, सस्टेनेबल प्लान तरीके से ग्रोथ के लिए, फॉर एनी कंट्री, किसी भी देश के लिए। तो यहां पे तो कोई भी एरर नहीं है, मतलब सी वाला जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं, डी वाला हमारा, The new manager does not seem to, ठीक है, ध्यान देना, the new manager does not seem to be one of them who believe everything what they hear। फिर से पढ़ता हूं मैं, the new manager does not seem to be one of them who believe everything what they hear। ठीक है, क्या मीनिंग आ रहा है इसका कि जो नया मैनेजर है, देखो ध्यान दो इधर, द न्यू मैनेजर, तो जो नया मैनेजर है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है,
ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। मैनेजर आपका कौन है, सिंगुलर है, नया मैनेजर जो है। अब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया तो उसके लिए डज बिल्कुल सही लगा हुआ है, डज नॉट। और कभी भी डज नॉट आता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है सीम। अगर सीम्स होता तो यहाँ पे गलत हो जाता, ठीक है, क्योंकि डज नॉट आया तो फिर यहाँ पे वर्ब का हमेशा प्लूरल फॉर्म ही हम लोग लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म का प्लूरल सेंस V1 लगाते हैं, ठीक है। तो न्यू मैनेजर डज नॉट सीम टू बी वन ऑफ, हाँ तो टू बी मतलब होना, क्या नहीं है, सीम टू बी नहीं लगता है, क्या नहीं लगता है, वन ऑफ। अब जब भी हम लोग वन ऑफ लगाते हैं, ध्यान देना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये बहुत मजेदार, ये इसमें आपको पता चलेगी एक चीज। ये देखो आप, वन ऑफ, ठीक है, मैंने क्या बताया था, वन आया, उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन आया, तो यहाँ पे तो आपका क्या होना चाहिए, वर्ब प्लूरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्ब प्लूरल होना चाहिए। तो देम जो है वो तो आपका प्लूरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, प्लूरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या वो सही वाला प्लूरल है, तो देखो वन ऑफ देम, एक बात याद रखो दोस्तों, वन ऑफ देम आया और उसके बाद आपका हुज आ गया, हुज आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है, हुज आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। एक चीज याद रखना, कभी भी ये जो कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल आप लोग ये चीज दिमाग में याद रखो, बिल्कुल याद रख के रखो, ये भूलना नहीं कि ये जो देम, ठीक है, देम आया या कोई भी ऐसा आपका प्रोनाउन आया, कौन सा प्रोनाउन, याद रखना, प्लूरल प्रोनाउन अगर आता है, ठीक है, देम आ सकता है, देयर्स आ सकता है, कौन सा आ सकता है, देम आ सकता है, या फिर आपका THEIR देयर्स आ सकता है। और उसके बाद दोस्तों याद रखना, उसके बाद यदि आपका हु आता है, रिलेटिव प्रोनाउन में क्या आता है, हु आता है, ठीक है। इस कंडीशन में याद रखना, ना तो देम आएगा ना देयर आएगा, केवल दोज आएगा। क्या आएगा दोस्तों, केवल दोज आने वाला है। क्या आने वाला है, याद रखना, THOSE, दोज। ये बिल्कुल दिमाग में आप इस चीज को बिल्कुल पकड़ के रखो कि यहां पर आपका हु आता है, ठीक है, हु आया, उसके बाद देम आया, तो देम आपका रॉन्ग हो जाएगा, सही जो वर्ड है वो आपका क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो द न्यू मैनेजर डज नॉट सीम टू बी वन ऑफ दोज, ठीक है, ठीक है, द न्यू मैनेजर डज नॉट सीम टू बी वन ऑफ दोज हु बिलीव। अब देखो, दोज है आपका प्लूरल है, ठीक है ना, तो ये मैंने क्या बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन जो आपका है, उसके बाद वर्ब जो है वो किसके हिसाब से होता है, वर्ब हिसाब से होता है, डिपेंड करता है के हिसाब से, एंटीसीडेंट के हिसाब से। और ये जो वर्ड है, इससे पहले जो भी नाउन आ रहा है, जो भी प्रोनाउन आ रहा है, वो ही एंटीसीडेंट होता है। मतलब ये दोज जो है आपका एक एंटीसीडेंट भी है। और ये कौन सा है, ये प्लूरल है। कौन से सेंस में है दोस्तों, प्लूरल सेंस में है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो वर्ब है आपका, वो भी प्लूरल होगा और वो प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हु बिलीव्स होता तो रॉन्ग हो जाता, हु बिलीव ठीक है, लेकिन गड़बड़ कहाँ पर है, इसमें गड़बड़ है, ये देम नहीं आने वाला है, दोज आने वाला है, ठीक है। लेकिन देखो कितना बढ़िया तरीके से हम लोग कर रहे हैं, बिल्कुल एक एक चीज, एक एक स्ट्रक्चर में आप लोगों को क्लियर करवा रहा हूँ दोस्तों। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से पूरा अटेंशन मेरे साथ रखें, बहुत मजे आने वाले हैं। देखो आप, ये देखो क्या था हमारा, हु बिलीव एवरीथिंग व्हाट दे हियर, जो वो सुनते हैं। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, मतलब ये भी आपका डी वाला रॉन्ग हो गया। क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। चलिए, ऑल आर इनकरेक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो है सी वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। See, question number 4, being a bona fide employee, the management decided to offer him the post of CEO, ठीक है। being a bona fide employee, bona fide का मतलब होता है रियल, ठीक है, रियल या फेथफुल या ट्रूथ या रियल या एकदम टैलेंटेड आपको बोल सकते हो, जेन्युइन बोल सकते हो, जेन्युइन बोल सकते हो, ठीक है, टैलेंटेड बोल सकते हो, क्वालिफाइड बोल सकते हो, है ना, हैविंग ऑल द क्वालिटी। इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है, जो एम्प्लॉय। तो देखो, बीइंग अ बोनाफाइड एम्प्लॉय, बोनाफाइड एकदम क्वालिफाइड या रियल ओरिजिनल जो एम्प्लॉय होते हुए, द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू ऑफर हिम द पोस्ट ऑफ CEO। मैनेजमेंट ने डिसाइड किया उसको ऑफर करना, टू ऑफर हिम। ऑफर किसको, हिम। हिम आपका क्या हो गया,
ऑब्जेक्ट हो गया द पोस्ट ऑफ सीईओ। इसको देख लेते हैं दोस्तों। एक चीज आप देखो, फिर से मैं पढ़ता हूं, बीइंग अ बोनाफाइड एम्प्लॉय होते हुए, ठीक है ना, द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू ऑफर हिम द पोस्ट ऑफ सीईओ। तो मैनेजमेंट डिसाइडेड हिम टू ऑफर द पोस्ट ऑफ सीईओ। तो यहां तो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन ये हिम किसके लिए, बताओ जरा, ये हिम किसके लिए है, इसका सब्जेक्ट कहां है, इसका सब्जेक्ट तो इधर मिसिंग है। देखो बीइंग अ बोनाफाइड एम्प्लॉय, ठीक है, तो बीइंग अ बोनाफाइड एम्प्लॉय, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है, तो ये हिम यहाँ पे अगर आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पर स्टार्टिंग में कोई सब्जेक्ट आना जरूरी है, मतलब आपका ये ही का हो जाएगा यहाँ पे ही, ठीक है ना। आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, आप देखो, ही बीइंग अ बोनाफाइड एम्प्लॉय, ठीक है, ही बीइंग अ बोनाफाइड एम्प्लॉय द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू ऑफर हिम द पोस्ट ऑफ सीईओ, ठीक है, कि ये वो जो है बीइंग की बोनाफाइड, एक बहुत ही रियल ओरिजिनल क्वालिफाइड एक एम्प्लॉय होने के कारण मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि उसको जो है सीईओ बनाया जाएगा। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है कंपनी का, वो उसको बनाया जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसके अंदर ए में हमारा एरर निकल गया, ए वाला हमारा करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं बी वाला, द स्टूडेंट हु एवरीवन थॉट सो हाईली ऑफ failed to win the first prize in the first attempt, ठीक है। क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि the student, वो स्टूडेंट, ठीक है, the मतलब स्पेसिफिक डेफिनेट स्टूडेंट की बात हो गई, the student who everyone thought, देखो वो स्टूडेंट who everyone thought so highly of, कि जिसके बारे में, ठीक है, जिसके बारे में सबने सोचा, बहुत उम्मीद है, हाईली ऑफ का मतलब है बहुत उम्मीद रखना किसी से, तो वो स्टूडेंट जो सबने बहुत उम्मीद सोचा, तो जो नहीं होगा यहाँ पे हु आपका रॉन्ग हो गया, क्या हो जाएगा, राइट वन आपका हुम। दोस्तों क्या हो जाएगा, देखो आपको मीनिंग आना चाहिए, उसका ट्रांसलेशन पूरी तरीके से हिंदी में उसको समझ में आना चाहिए। देखो तो क्या होगा, द स्टूडेंट हुम, ठीक है, जिसके बारे में या जिसके बारे में सब लोगों ने सोचा, सो हाईली ऑफ, बहुत, जिसके बारे में सब लोगों ने बहुत उम्मीद बनाकर रखी थी, सो हाईली ऑफ, फेल्ड टू विन द फर्स्ट प्राइज इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, वो क्या हो गया, फेल हो गया फर्स्ट प्राइज जीतने में। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ कि वो सफल नहीं हो पाया, वो फर्स्ट प्राइज को जीत नहीं पाया, मतलब जिसके ऊपर सबसे ज्यादा उम्मीद थी वो उस पर खरा नहीं उतर पाया। तो यहाँ पे हु रॉन्ग है, हुम करेक्ट है, मतलब बी वाला भी हमारा एरर है। सी क्वेश्चन आप देखें, वॉचिंग माई ब्यूटीफुल क्राफ्ट वर्क, ठीक है, क्राफ्ट वर्क, पेंटिंग, ड्राइंग, आर्ट वर्क जो भी है, तो वॉचिंग माई ब्यूटीफुल क्राफ्ट वर्क माई क्राफ्ट टीचर एम्फेसाइज्ड का मतलब होता है अप्रिशिएटेड या तारीफ करना, अप्रिशिएटेड या फिर प्रेज्ड बोल सकते हो आप, ठीक है, प्रेज्ड बोल सकते हो, तारीफ करना बोल सकते हो। तो एम्फेसाइज मी पार्टिसिपेटिंग इन द क्राफ्ट कंपटीशन, यहां पर आप देखो कि वॉचिंग माय ब्यूटीफुल क्राफ्ट वर्क, की मेरे जो वॉचिंग आपका देखो ये क्या हो गया, जेरेंड हो गया, ठीक है, आपका सब्जेक्ट की तरह ये यूज हो रहा है, किसकी तरह, सब्जेक्ट की तरह यूज हो गया। और वॉचिंग का मतलब है देखते हुए, ठीक है, वॉचिंग माय को देखते हुए या फिर परखते हुए, ठीक है, इस तरीके से। तो देखते हुए, किसको देखते हुए, मेरी जो ब्यूटीफुल क्राफ्ट वर्क, मेरा जो क्राफ्ट है या जो मैंने जो भी कार्य किया है ड्राइंग का, वो उसको नजर में रखते हुए, उसको देखते हुए, उसको परखते हुए, मेरी जो क्राफ्ट की टीचर है उसने क्या किया, उसने एम्फेसाइज किया, उसने मुझे तारीफ करी, क्या किया, एम्फेसाइज मी पार्टिसिपेटिंग इन द क्राफ्ट वर्क। तो दोस्तों यहां गड़बड़ हो गई, एम्फेसाइज मी नहीं आने वाला है, एम्फेसाइज्ड माय पार्टिसिपेटिंग इन द क्राफ्ट कंपटीशन, एम्फेसाइज किया, ठीक है, यहाँ पे अप्रिशिएट भी किया, उसको आप बोल सकते हो एम्फेसाइज यहाँ पे सेंस थोड़ा सा आ रहा है कि मुझे इस चीज के लिए उन्होंने प्रेरित किया, एक प्रेरणा देना, मतलब यहाँ पे जो है मैं कहूंगा कि यहाँ पे एम्फेसिस का जो मीनिंग चेंज हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है, प्रेरित करना किस करने के सेंस से हो रहा है, ठीक है, तो ये प्रेरित करने के सेंस से हो रहा है, ठीक है, प्रेरित करने के सेंस से हो रहा है कि एम्फेसाइज किया, ठीक है,
एम्फेसाइज मी पार्टिसिपेटिंग इन द क्राफ्ट कंपटीशन, मतलब मुझे इस चीज के लिए प्रेरित किया कि मैं क्या करूं, मैं पार्टिसिपेट करूं किसमें, क्राफ्ट की कंपटीशन में। जब टीचर ने देखा कि मेरा जो क्राफ्ट वर्क है वो बहुत अच्छा है, तो टीचर ने क्या किया, मुझे प्रेरित किया कि मैं जो है कंपटीशन, क्राफ्ट की जो कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट करूं। तो देखो मी पार्टिसिपेटिंग नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका माय पार्टिसिपेटिंग, एम्फेसाइज्ड माय पार्टिसिपेटिंग इन द क्राफ्ट कंपटीशन। इसको याद रखना है जनरली। वैसे तो देखो आपका मी भी सही होता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ना एम्फेसाइज जो वर्ड है वो क्या शो कर रहा है, वो प्रेरणा देने की बात कर रहा है, ठीक है। अगर मी होता तो वहां पे यहाँ फिनिश हो जाता, फिर इसके बाद का वो सेंटेंस हम लोग ज्वाइन नहीं कर पाते, तो यहाँ पे माय लगाना पड़ेगा, माय पार्टिसिपेटिंग। आप एक चीज याद रखो, ये पार्टिसिपेटिंग जो वर्ड है ये आपका क्या है, जेरेंड की तरह यूज किया है। क्या यूज किया है यहाँ पे, पार्टिसिपेशन बोलो या पार्टिसिपेटिंग बोलो, यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग जो वर्ड है ये आपका नाउन का काम कर रहा है, जेरेंड है या फिर नाउन है, ठीक है। ये नाउन क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी जो है उसको हम लोग, आईएनजी वाले जो वर्ब्स होते हैं जिसको हम लोग नाउन की तरह यूज होता है उसको हम लोग जेरेंड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बात हो रही, पार्टिसिपेटिंग आपका जो है ये क्या है, जेरेंड है, ठीक है। ये क्या है आपका, जेरेंड है। और जेरेंड के पहले अगर कोई प्रोनाउन आया, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है कि जेरेंड के पहले अगर कोई प्रोनाउन आया तो वो कौन से केस का होगा, पॉजेसिव केस प्रोनाउन होगा। कैसा होगा दोस्तों, पॉजेसिव केस प्रोनाउन, ठीक है। पॉजेसिव केस प्रोनाउन वो होने वाला है। तो अगर माय का, इसका मी और माय में से माय आपका जो है वो पॉजेसिव केस प्रोनाउन है और मी आपका जो है ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है। मतलब मी को हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं और माय जो है वो पोजीशन शो करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेटिंग जो वर्ड है वो नाउन है, तो क्या हो जाएगा, पोजीशन क्या होगा, माय पार्टिसिपेटिंग इन द क्राफ्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। क्लियर है। इस तरह के एरर बहुत कॉमन है, इसलिए बहुत ध्यान से आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, ठीक है। डी वाला आप देखो, सपोजिंग, वापस से ये आ गया आपका सपोजिंग, सपोज करते हुए, मतलब ये भी हमारा जो है जेरेंट है। क्या है ये, जेरेंट है हमारा, आईएनजी वाला वर्ड है। सपोजिंग इफ, देखो ध्यान से देखो जरा, सपोजिंग इफ द गवर्नमेंट डज नॉट कम अप विद अ प्लान टू टैकल टेररिज्म, हाउ विल ह्यूमैनिटी सर्वाइव। क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि मान लो कि यदि, देखो मान लो कि यदि, या सपोजिंग, सपोजिंग का मतलब होता है कि गैस करो, है ना, या फिर अंदाजा लगाओ, अंदाजा लगाओ कि यदि गवर्नमेंट जो है वो डज नॉट कम अप, वो कोई एकदम अच्छे से कोई प्लान के साथ अगर वो नहीं आती है किसी परेशानी को, या ये जो टेररिज्म जो है, आतंकवाद जो है, उसको टैकल करने के लिए कोई सॉलिड प्लान लेकर नहीं आती है, तो फिर देखो क्या होगा भाई, उसके बाद क्या होगा कि हाउ विल द ह्यूमैनिटी सर्वाइव, ये जो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, वो कैसे सर्वाइव करेगी। तो यहाँ पर एक चीज आप देखो कि सपोजिंग का जो मीनिंग है भाई, जो सपोजिंग वर्ड का जो मीनिंग निकल के आ रहा है और इफ का मीनिंग दोनों सेम होता है। सपोजिंग का मतलब भी होता है मान लो या अंदाजा लगाओ, और इफ का मतलब भी होता है यदि। दोनों के दोनों जो वर्ड है आपके वो कंडीशन शो कर रहे हैं और सेम कंडीशन शो कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है, एक वर्ड जो है वो अनवांटेड है, नॉट रिक्वायर्ड है। इसका मतलब ये डी वाला भी आपका एरर है, इसके अंदर ये रॉन्ग है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल आर इनकरेक्ट। तो आप देखो सभी में कुछ ना कुछ एरर है, इसका मतलब ई वाला ऑप्शन हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने है, ए वाला पॉइंट हमारा है, आफ्टर गेटिंग एक्सपेल्ड फ्रॉम सर्विस द पुअर लैड हैड नो अदर ऑप्शन बट टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ हिज ओन, ठीक है। क्या मतलब निकल के आ रहा है कि आफ्टर गेटिंग एक्सपेल्ड फ्रॉम सर्विस, सर्विस से निकाले जाने के बाद, ठीक है। आफ्टर गेटिंग का मतलब होता है सर्विस से निकाले जाने के बाद, ठीक है। क्या हुआ, एक्सपेल्ड मतलब निकाला जाना, कहां से, फ्रॉम सर्विस। द पुअर लैड, लैड मतलब लड़का या पुअर यंग बॉय, ठीक है, उसका मतलब है आपका लैड। हैड नो अदर ऑप्शन बट, दोस्तों ये जो है ये आप देखो ये आपके कंजंक्शंस है, ठीक है, लेकिन ये कंजंक्शंस का जो पेयरिंग है, हैड नो अदर ऑप्शंस बट टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ हिज ओन। तो ये जो वर्ड है दोस्तों, ये पेयरिंग आप लोगों को याद रखना है
कि नो अदर, यदि हमारा नो अदर आता है तो उसके बाद जो है देन आता है। नो अदर के बाद क्या आता है? देन आता है। और जो आपका कॉम्प्लेक्स कंजंक्शन है जैसे एल्स, एल्स अगर आपका इधर आ गया तो उसके बाद हो जाता बट। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम करें कि आफ्टर गेटिंग एक्सपेल्ड फ्रॉम सर्विस द पुअर लैड हैड एल्स, तो एल्स तो यहाँ जमीन रहा है एल्स ऑप्शन, लेकिन नो अदर ऑप्शन यहाँ पे परफेक्ट है। इसका क्या मतलब है? चेंजेस किस में आने वाला है? बट यहाँ पर नहीं आने वाला है, उसके बदले क्या हो जाएगा? देन आने वाला है। आप पढ़ के देखो, आफ्टर गेटिंग एक्सपेल्ड फ्रॉम सर्विस द पुअर लैड हैड नो अदर ऑप्शन देन टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ हिज ओन। ठीक, क्लियर? बी वाला ऑप्शन हमारा, ये तो हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। बी वाला हमारा क्या है? पुलिस अरेस्टेड अ गैंग ऑफ नोटोरियस रॉबर्स लास्ट डे हु वर ट्राइंग टू ब्रेक इनटू अ कपल्स हाउस। ठीक है, क्या मीनिंग है? पुलिस अरेस्टेड अ गैंग ऑफ नोटोरियस रॉबर्स। ठीक है, पुलिस ने क्या किया? अरेस्ट किया। किसको अरेस्ट किया? अ गैंग। देखो अ गैंग यूज हो गया, ये आपका कलेक्टिव नाउन है और ये आपका सिंगुलर क्या है दोस्तों? ये आपका सिंगुलर नाउन है, याद रखना। ठीक है, एक्सक्यूज मी, कलेक्टिव नाउन जो आपका होता है वो हमेशा क्या होता है? सिंगुलर नाउन होता है। देखो सिंगुलर नाउन ऑफ प्रीपोजिशन, उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन होता है। क्या होता है? प्लूरल नाउन। ये सिस्टम मैंने, ये जो स्ट्रक्चर जो है मैंने आप लोगों को बताया है कि नाउन वन, उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है, उसके बाद नाउन टू, तो वर्ब जो होगा वो कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू नाउन वन। बिल्कुल याद रखना है, दिमाग में इसको बिठा के रखना है इस बात को कि आपका जो वर्ब होगा वो अकॉर्डिंग टू नाउन वन होगा। तो यहाँ पर ये जो गैंग है ये सिंगुलर है, नोटोरियस रॉबर्स जो है ये आपका प्लूरल है। उसके बाद क्या है? लास्ट डे हु वर ट्राइंग टू ब्रेक इनटू द कपल्स हाउस, कि जो लोग क्या थे? Who were trying to break into the couples। पहले थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं, फिर वापस मैं इस रूल पर आ जाता हूं। ठीक है, मीनिंग क्या है इसका? हिंदी समझ लेते हैं। तो देखो पुलिस ने क्या किया? अरेस्ट किया किसको? गैंग ऑफ नोटोरियस रॉबर्स को अरेस्ट किया। कब किया? लास्ट डे, है ना, पिछले दिन किया। Who were, जो कि ट्राइंग टू ब्रेक इनटू द कपल्स हाउस, जो कोशिश कर रहे थे उन कपल्स के घर में अंदर घुसने की। ब्रेक इनटू का मतलब होता है घुसना। ठीक है, घुसना या फिर तोड़फोड़ करना या चोरी करना। ब्रेक इनटू का मतलब होता है डाका डालना, चोरी करना। ठीक है, तो ये आपका फ्रेज है। ठीक है, फ्रेजल आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है, क्या है ये? आपका फ्रेजल प्रीपोजिशन है। फ्रेजल प्रीपोजिशन है ये आपका। ठीक है, टू ब्रेक इनटू का मतलब होता है टू एंटर विदाउट परमिशन, टू एंटर, एंटर करना चोरी से। ठीक है, ये आपका मीनिंग निकल के आ रहा है। तो ये क्लियर हुआ आपका। इसका हिंदी में क्या मीनिंग है कि पुलिस ने जो है एक ऐसी गैंग को, नोटोरियस रॉबर्स की गैंग को अरेस्ट करने की कोशिश की कल के दिन या लास्ट दिन, जो कि एक कपल के घर में जो है घुसने की या चोरी करने की फिराक में थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो पुलिस अरेस्टेड, पुलिस ने अरेस्ट किया किसको? अ गैंग ऑफ नोटोरियस रॉबर्स। ये देखो रूल देखो आपके सामने क्या है कि नाउन वन आपका अ गैंग, इसके बाद ये ऑफ है, ये क्या है? आपका प्रीपोजिशन है। उसके बाद नाउन टू जो है ये जनरली ये देखो ये आपका सिंगुलर है, ये आपका प्लूरल फॉर्म में है। वर्ब जो भी आने वाला है वो आएगा अकॉर्डिंग टू नाउन वन, मतलब ये गैंग, तो ये सिंगुलर नाउन है, मतलब वर्ब भी आपका सिंगुलर आने वाला है। तो देखो लास्ट डे, तो हु वर ट्राइंग, तो यहाँ पर वर्ब नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखो ये क्या आ गया? हमारा रिलेटिव आ गया। तो ये जो हु है दोस्तों, हु जो रिलेटिव किसके हिसाब से लगाते हैं? हु तो हम लोग इंसानों की बात करते हैं। हु किसके हिसाब से लगाते हैं? जब हम किसी इंसानों की बात करते हैं। अब आप बोलोगे सर रॉबर्स तो इंसान ही है, लेकिन दोस्तों माना कि रॉबर्स आपके इंसान है, लेकिन यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? यहाँ रॉबर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे गैंग ऑफ रॉबर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो ग्रामर के हिसाब से यहाँ पे हम तरजीह इंपॉर्टेंस किसको देंगे?
इस वर्ड को, गैंग को इंपॉर्टेंस देंगे। मतलब यहाँ पे उस गैंग ऑफ नोटोरियस रॉबर्स की बात हो रही है, तो गैंग के हिसाब से जो है आपको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है, ठीक है। तो गैंग जो वर्ड है वो सिंगुलर है, और गैंग जो है वो आपका जेंडर डिस्क्राइब नहीं करता है कौन सा जेंडर है, तो यहाँ पे हु नहीं आने वाला, यहाँ पे गैंग के लिए या और भी किसी इस तरह के कलेक्टिव नाउन के लिए आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, विच आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विच आएगा। और एक और चीज, विच है, गैंग सिंगुलर है, तो विच के बाद ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी वॉज आ जाएगा, तो ये हु वर रॉन्ग हो गया, विच वॉज हमारा राइट हो गया। ट्राइंग टू ब्रेक इनटू अ कपल्स हाउस, ये करेक्ट है, ठीक है। मतलब बी वाला भी हमारा इनकरेक्ट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं सी वाला, had I known it earlier I would not have planned it, ठीक है। तो देखो had I known it, ये had जो है पता होता, यदि मुझे पहले पता होता, ठीक है। तो had जो है बिल्कुल प्रॉपर है, ये थर्ड फॉर्म है had I known it, ठीक है। थर्ड फॉर्म है had I known it earlier यदि मुझे पहले पता होता I would not have planned it, ठीक है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इस चीज की प्लानिंग जो है वो नहीं करता, ठीक है। इसमें कोई एरर नहीं है, ये एकदम परफेक्ट है, ठीक है। Had I known it earlier I would not have planned it, ठीक है, क्लियर है। एक्सक्यूज मी। अब डी वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डी क्वेश्चन देखो आप, आई एम फुल्ली अवेयर दैट माई बॉस इज वन ऑफ दोज who is totally dedicated to work and proper discipline, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें, I am fully aware that my boss is one of those who is totally dedicated to work and proper discipline। किसकी बात हो रही है इसमें, आपका I am fully aware, मैं इस बात से, है ना, मैं इस बात से पूर्णतः पूरी तरह से जो हूं, क्या हूं, अवेयर हूं, मुझे इस बात का पूरी तरह से एहसास है, इंफॉर्मेशन है कि दैट क्या है कि माय बॉस, मेरा जो बॉस है वो आपका सिंगुलर नाउन हो गया, ठीक है। इज आ गया आपका सिंगुलर वर्ब हो गया। यहां तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं पता चल रही है, हाँ। तो अब क्या हो गया, यस, ये हमारा आ गया वन ऑफ और दोज, ये इंटरेस्टिंग है, वन ऑफ दोज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आई एम फुल्ली अवेयर दैट माई बॉस इज वन ऑफ दोज हु इज टोटली डेडिकेटेड टू वर्क एंड प्रॉपर डिसिप्लिन, ठीक है। तो आई एम फुल्ली अवेयर दैट माई बॉस, ठीक है। ये देखो आप, वन ऑफ दोज आया, आप देखो ये वन आपका वन ऑफ दोज, उसके बाद जो है ये आपका है रिलेटिव प्रोनाउन दोस्तों, क्या है ये, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद मैंने क्या बताया था, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी वर्ब आने वाला है, ये वर्ब डिपेंड करता है किस पर, ठीक है। ये वर्ब आपका डिपेंड करेगा, हाँ, ये वर्ब आपका डिपेंड करेगा एंटीसीडेंट पर। किस पे निर्भर करेगा, ये वर्ब आपका एंटीसीडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब ये एंटीसीडेंट आपका कौन से फॉर्म में है, ठीक है। एंटीसीडेंट जो है वो आपका किस फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है। क्या है दोस्तों, एंटीसीडेंट आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म में है। मतलब ये जो वर्ब है ये याद रखना है आपको बिल्कुल, ठीक है। आपका एक WH वर्ड आया, ठीक है। उससे पहले आपका कोई भी नाउन आया, है ना, तो और उसके बाद आपका कोई वर्ब आया, तो वो वर्ब किस पे डिपेंड करेगा, इस नाउन पे। और इस नाउन को जो है हम लोग क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये एंटीसीडेंट अगर ये आपका प्लूरल है, मतलब नाउन भी आपका प्लूरल हो जाएगा, तो हु इज नहीं होगा, हु आर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। देखो फिर से, आई एम फुल्ली अवेयर ऑफ द फैक्ट, अवेयर दैट माई बॉस इज वन ऑफ दोज, तो ये इसकी बात हो रही है, वन ऑफ दोज हु आर टोटली डेडिकेटेड टू वर्क एंड प्रॉपर डिसिप्लिन। तो इसमें भी हमारा एरर आ गया, मतलब ऑल आर इनकरेक्ट तो होगा नहीं, सी वाला जो है हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।